Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to lecture 22. In previous lecture 21, we have studied about delta to y and y to delta conversions. उसके बाद हमने देखा था कि simultaneous equations को solve कैसे किया जाता है, और हमने देखा था कि there are two methods of solving simultaneous equations. One of them is solving by substitution and other is solving by determinants. Today's lecture 22 is about branch, loop and node analysis. इसमें हम ये तीन मेन मेथड्स पढ़ेंगे सर्किट को एनालाइज करने के लिए. सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रांच करंट मेथड की, उसके बाद हम लूप करंट मेथड को स्टडी करेंगे और उसके बाद फाइनली हम नोड वोल्टेज मेथड को स्टडी करेंगे. व्हाट इज ब्रांच करंट मेथड? द ब्रांच करंट मेथड is a circuit analysis method using Kirchhoff's voltage and current laws to find the current in each branch of circuit by generating simultaneous equations. Once you know the branch currents, you can determine voltages. तो इस मेथड में हमने जो पहले लॉस पढ़ लिए हैं KVL एंड KCL, उन लॉस को यूज़ करके सर्किट में इक्वेशंस बनाएंगे और वो इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशंस होंगी और फिर उन साइमल्टेनियस इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर जब हमारे पास ब्रांच करंट आ जाएगा तो हम वहाँ से बाय यूजिंग ओम्स लॉ वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ब्रांच करंट मेथड को पढ़ने से पहले हम आपको कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट टर्मिनोलॉजीज बता देते हैं. ये जो तीनों मेथड्स मैंने आपको बताए हैं, ब्रांच करंट मेथड, लूप करंट मेथड एंड नोड वोल्टेज मेथड, इन तीनों में ये कुछ टर्म्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रांच की. अ ब्रांच इज़ अ पाथ दैट कनेक्ट्स टू नोड्स. तो अगर आप इस फिगर में देखें तो आपके पास जो R1 है दैट इज़ कनेक्टेड बिटवीन टू नोड्स, नोड C एंड नोड A. इसी तरह आपके पास जो रजिस्टर R3 है, ये आपके पास एक और ब्रांच है जो नोड A और नोड D के दरमियान में अटैच्ड है. इसी तरह आपके पास रजिस्टर R2 है विच इज़ कनेक्टेड बिटवीन नोड A एंड नोड B. तो इस सर्किट में आपके पास 3 ब्रांचेस हैं. एक ये है आपके पास ब्रांच, एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच आपके पास ये है. लूप इज़ अ क्लोज्ड करंट पाथ इन अ सर्किट. अब इस सर्किट में आप देखें तो आपके पास एक क्लोज्ड करंट पाथ ये है और एक क्लोज्ड करंट पाथ ये है. तो इट मीन्स कि इस सर्किट में आपके पास 2 लूप्स हैं. दिस इज़ लूप 1 एंड दिस इज़ लूप 2. नोड. A node is a point where 2 or more components are connected. तो आपके पास यहाँ पे नोड C पे रजिस्टर R1 कनेक्टेड है और वोल्टेज सोर्स VS1 कनेक्टेड है. तो ये एक नोड आपके पास बन गया. इस नोड पे आपके पास नोड A पे 3 कंपोनेंट्स कनेक्टेड हैं. R1 इस साइड से कनेक्टेड है, R2 इस साइड से कनेक्टेड है और R3 इस साइड से कनेक्टेड है. ये आपके पास नोड D है जिसमें आपके पास R3 और वोल्टेज सोर्स VS2 कनेक्टेड है. और ये आपके पास नोड D है जिसके साथ वोल्टेज सोर्स की नेगेटिव साइड कनेक्टेड है. दोनों वोल्टेज सोर्सेज की नेगेटिव साइड कनेक्टेड है और R2 का एक टर्मिनल कनेक्टेड है. इस सर्किट में आपके पास टोटल 4 नोड्स हैं. नोड A, नोड B, नोड C एंड नोड D. अब हम आते हैं ब्रांच करंट मेथड की तरफ. तो ब्रांच करंट मेथड को भी
अप्लाई करने के कुछ स्टेप्स हैं, तो उन स्टेप्स को फॉलो करके हम किसी भी सर्किट के ऊपर ब्रांच करंट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। द फॉलोइंग आर द जनरल स्टेप्स यूज्ड इन अप्लाइंग द ब्रांच करंट मेथड। Step 1 is assign a current in each circuit branch in an arbitrary direction. Step 2, again अब हम आते हैं ब्रांच करंट मेथड की तरफ। ब्रांच करंट मेथड को किसी भी सर्किट पे अप्लाई करने के लिए उसके कुछ स्टेप्स हैं, तो उनको हम फॉलो करेंगे। The following are the general steps used in applying branch current method. Step 1. Step 1 में आपने क्या करना है? Assign a current in each circuit branch in an arbitrary direction. आपने हर ब्रांच को एक करंट असाइन कर देना है। Step 2 में show the polarities of the resistor voltages according to the असाइंड ब्रांच करंट। अब जो करंट डायरेक्शन हम उसको असाइन करेंगे ब्रांच को, तो फिर उसको हमने पोलैरिटीज असाइन करनी है। स्टेप 3 इज अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अराउंड ईच क्लोज्ड लूप। उसके बाद आपके पास जितनी भी लूप्स बनेंगी उस सर्किट में, आपने उन लूप्स में KVL अप्लाई कर देना है। स्टेप 4 इज apply Kirchhoff's current law at the minimum number of nodes so that all branch currents are included। तो फिर आपके पास सर्किट में जितने भी नोड्स होंगे आपने उन पे KCL अप्लाई कर देना, और सिर्फ उन नोड्स पे आपने KCL अप्लाई करना है जिसमें तमाम ब्रांचेस इंक्लूड हो रही हों। स्टेप 5 सॉल्व द इक्वेशंस रिजल्टिंग फ्रॉम स्टेप 3 and 4 फॉर द ब्रांच करंट वैल्यूज़। स्टेप 3 से और स्टेप 4 से आपके पास इक्वेशंस आ जाएंगी, फिर उन इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। वो इक्वेशंस आपके पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस होंगी, तो उन साइमल्टेनियस इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ब्रांच करंट्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ब्रांच करंट मेथड को किसी भी सर्किट पे अप्लाई करने से पहले हम देखते हैं कि अगर आपके पास कोई भी 3 साइमल्टेनियस इक्वेशंस हो तो उनको सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि हम जब भी मेथड्स अप्लाई करेंगे, बेशक वो ब्रांच करंट मेथड हो, नोड वोल्टेज मेथड हो, लूप करंट मेथड हो, उनको जब भी हम अप्लाई करेंगे आपके पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस आएंगी, तो उन इक्वेशंस को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। तो ये एक हमारे पास कोई भी जनरल 3 इक्वेशंस हैं, तो इसको हम सॉल्व करते हैं बाय डिटर्मिनेंट्स। तो इस इक्वेशन 1 में आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं, I1, I2 एंड I3। इसी तरह इक्वेशन 2 में आपके पास सेम 3 वेरिएबल्स हैं, 1, I2, I3 एंड इक्वेशन 3 में भी आपके पास सेम वेरिएबल्स I1, I2 एंड I3 हैं। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो आप इसको इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाले इक्वेशन को आप डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दें। आप इसको लिख सकते हैं 1, 0, -5, 3, 4, 1, 2, 1, 6। तो फर्स्ट कॉलम में हमारे पास I1 के कोएफिशिएंट्स आ गए हैं। I1 के कोएफिशिएंट इक्वेशन 1 में 1 है, इक्वेशन 2 में 0 है और इक्वेशन 3 में -5 है। तो इस कॉलम में आपके पास I1 के कोएफिशिएंट्स आ गए हैं। इसी तरह कॉलम 2 में आपके पास I2 के कोएफिशिएंट्स आ गए हैं और कॉलम 3 में आपके पास I3 के कोएफिशिएंट्स आ गए हैं। तो अब आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें। डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने का जो तरीका है वो पहले हम देख चुके हैं। इस लेक्चर में मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको
ये और अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो इसमें क्या करते हैं कि जो आपके पास डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास जो फर्स्ट 2 कॉलम्स हैं आप उनको रीराइट करते हैं इस जगह पे। तो आप 1, 0 और -5 फर्स्ट कॉलम को यहाँ पे लें और इसी तरह सेकंड कॉलम को आप इस साइड पे लें। तो अब डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम डायगोनल्स बनाते हैं। और हर डायगोनल में 3 नंबर्स होंगे। तो डायगोनल 1 में आपके पास 1, 4 और 6 नंबर्स आ रहे हैं। डायगोनल 2 में आपके पास 3, 1 एंड -5 आ रहे हैं। और डायगोनल 3 में आपके पास 2, 0 एंड 1 आ रहे हैं। तो ये आपके पास 3 डाउनवर्ड डायगोनल्स हैं। तो अब इस डायगोनल में जितने भी नंबर्स हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर दें और तीनों डायगोनल्स के प्रोडक्ट्स को आप ऐड कर लें। तो सबसे पहले हम डायगोनल 1 की बात करते हैं। इसमें आपके पास नंबर 1, 4 और 6 है। तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा और 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे नंबर आ जाएगा 24। देन प्लस इस डायगोनल में आपके पास नंबर हैं 3, 1 एंड -5। -5 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -5 और -5 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा -15। प्लस अब इस डायगोनल में आपके पास 2, 0 और 1 नंबर है। तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो आपके पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये आपके पास आया है ड्यू टू डाउनवर्ड डायगोनल। अब हम बात करते हैं अपवर्ड डायगोनल की। तो अपवर्ड डायगोनल में आपके पास, इसको मैं रेड लाइन से शो करता हूँ। तो एक डायगोनल आपके पास अपवर्ड ये बन गया है, दूसरा डायगोनल ये बन गया और तीसरा डायगोनल ये बन गया है। तो जो रेड लाइन से आपको डायगोनल नज़र आ रहे हैं वो अपवर्ड डायगोनल्स हैं। तो इस डायगोनल में आपके पास 3 नंबर्स आ रहे हैं, -5, 4, 2। तो हमने माइनस कर देना है डाउनवर्ड डायगोनल्स के जो आपके पास नंबर आया है। ये डाउनवर्ड डायगोनल के लिए आपके पास जो टोटल नंबर आएगा उसमें से आपने माइनस कर देना है अपवर्ड डायगोनल के टोटल नंबर को। तो -5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 20 और 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 40। तो ये आपके पास आ जाएगा -40। इसके बाद डायगोनल 2 में आप देखें तो आपके पास इस डायगोनल में तीनों नंबर 1, 1, 1 है। तो इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा एंड प्लस इस डायगोनल में आपके पास 6, 0 और 3 है। तो क्योंकि इसमें 0 आ गया है तो 0 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 रहेगा और 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 0 ही आएगा। तो ये साइड आपके लिए अपवर्ड डायगोनल को शो कर रही है। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास नंबर आ जाएगा -32। तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक डिटर्मिनेंट आ गया है -32।
इसके बाद हमने I1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो I1 के लिए आपके पास I1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपने अगेन डिटर्मिनेंट लिखना है 1 3 -2 0 4 1 -5 1 एंड 6। ये आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन का डिटर्मिनेंट है। अब I1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपके पास जो इज़ इक्वल टू के राइट साइड पे कांस्टेंट्स हैं, आपने उसको रिप्लेस कर देना है I1 के कॉलम के साथ। तो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में 7 8 9 आ जाएगा और बाकी आपके पास एज इट इज़ 3 4 1 -2 1 एंड 6 रहेगा। और इसको आप डिवाइड कर दें CD के साथ, कैरेक्टरिस्टिक डिटर्मिनेंट के साथ। अब इस डिटर्मिनेंट को हमने सॉल्व करना है, तो अगेन हम वही मेथड फॉलो करते हैं जो हमने कैरेक्टरिस्टिक डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए किया था। तो फर्स्ट 2 कॉलम्स को हम इस जगह पे प्लेस कर देते हैं 7 8 9 3 4 1। तो अब इसमें जो डाउनवर्ड डायगोनल है और ये आपके पास 3 अपवर्ड डायगोनल्स हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले डाउनवर्ड डायगोनल में आपके पास जितने नंबर्स हैं आप उनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लें। तो आपके पास ये फर्स्ट डाउनवर्ड डायगोनल है, तो इसमें आपके पास 7 4 और 6 आ रहा है। तो इसमें आपने 7 को 4 से मल्टीप्लाई करना है और फिर 6 से मल्टीप्लाई करना है। प्लस सेकंड डायगोनल में आपके पास नंबर आ रहे हैं 3 1 एंड 9। इसी तरह थर्ड डायगोनल में आपके पास नंबर्स आ रहे हैं -2 8 एंड 1। अब इसको आपने माइनस कर देना है जो आपके पास अपवर्ड डायगोनल्स के लिए नंबर आएंगे। तो आपके पास ये फर्स्ट अपवर्ड डायगोनल है जिसमें 9 4 एंड -2 नंबर्स हैं। तो आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें। प्लस सेकंड डायगोनल में आपके पास ये आ जाएगा और थर्ड डायगोनल में आपके पास 6 8 एंड 3 आ जाएंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये 100 के इक्वल आ जाएगा। डिवाइडेड बाय -32 जो आपके पास CD की वैल्यू थी कैरेक्टरिस्टिक डिटर्मिनेंट की। जब आप 100 को डिवाइड करेंगे -32 के साथ तो आपके पास आंसर आ जाएगा -3.125 एम्पियर्स। तो इस तरह by using determinant method we can find the value of I1. Similarly हम I2 और I3 की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। I2 की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमने सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर देना है 7 8 9 से और उसके बाद वही प्रोसीजर फॉलो करना है जो हमने I1 के लिए किया। और इसी तरह I3 के लिए आपने थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर देना है 7 8 9 के साथ और अगेन वही प्रोसीजर फॉलो करके आपने I3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब तीनों
करंट्स के लिए आपके पास सी डी की वैल्यू सेम रहेगी। I1 फाइंड आउट करने के लिए आपने सी डी से डिवाइड करना है, I2 के लिए भी आपने उसको सी डी से डिवाइड करना है और I3 के लिए भी आपने उसको सी डी से ही डिवाइड करना है। तो इस तरह आपके पास तीनों करंट्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा है कि आपके पास जब कभी भी तीन इक्वेशंस होंगी तो आप उसको डिटर्मिनेंट मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्यूचर में हम जो मेथड्स पढ़ेंगे तो उसमें आपके पास सर्किट के लिए डिफरेंट इक्वेशंस आएंगी, वो 2 भी हो सकती हैं, वो 3 भी हो सकती हैं। तो आपने उसको इसी मेथड से सॉल्व करना है और बाज़ जगह हम उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, यूज द ब्रांच करंट मेथड टू फाइंड ईच ब्रांच करंट। तो इस सर्किट के ऊपर हमने ब्रांच करंट मेथड को अप्लाई करना है। तो ब्रांच करंट के जो स्टेप्स हैं उसमें सबसे पहले हमने ब्रांच करंट असाइन करने हैं हर रजिस्टर को। तो इसको मैं I1 कह देता हूँ, इस करंट को मैं I2 कह देता हूँ और इस ब्रांच करंट को मैं I3 कह देता हूँ। करंट की डायरेक्शन असाइन करने के बाद आपने पोलैरिटीज़ असाइन करनी है। तो R1 के लिए आपकी पोलैरिटी आएगी प्लस माइनस, जिस साइड से करंट एंटर हो रहा होगा उसको हमने पॉजिटिव कहना है और जिस साइड से करंट लीव कर रहा होगा उसको हमने नेगेटिव कहना है। इस केस में आपके पास करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो वो यहाँ से एंटर हो रहा है और यहाँ से लीव कर रहा है। इस केस में आपके पास पोलैरिटीज़ कुछ इस तरह की होंगी, यहाँ पे आपके पास प्लस आएगा और यहाँ पे आपके पास माइनस आएगा। तो हमने स्टेप 1 भी कर लिया और स्टेप 2 भी हमने अप्लाई कर दिया है। इसके बाद हम यहाँ पे इक्वेशंस लिखते हैं। तो एक लूप आपके पास ये बन गई है, इसको लूप 1 कह दें, और दूसरी लूप आपके पास ये बन गई, इसको लूप 2 कह देते हैं। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट लूप पे KVL अप्लाई करते हैं। तो इसको अप्लाई करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जिस साइड से किसी भी कंपोनेंट में करंट एंटर हो रहा होगा हमने वो साइन लगाना है इक्वेशन में। फॉर एग्जांपल अब इस केस में आपके पास करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो आपके पास करंट बैटरी में एंटर हो रहा है नेगेटिव साइड से और लीव कर रहा है पॉजिटिव साइड से। फिर वो इस रजिस्टर में पॉजिटिव साइड से एंटर कर रहा है और नेगेटिव साइड से लीव कर रहा है, और इसी तरह इस रजिस्टर में पॉजिटिव साइड से एंटर हो रहा है और नेगेटिव साइड से लीव कर रहा है। तो हमने एंटरिंग पॉइंट पे जो साइन होगा वही साइन हमने इक्वेशन में लगाना है। तो इसके लिए आपके पास सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास करंट नेगेटिव साइड से एंटर हो रहा है बैटरी में, तो आपके पास यहाँ पे जो इक्वेशन आएगी, सबसे पहले हम लेफ़्ट लूप की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि ये लेफ़्ट लूप के लिए इक्वेशन है। तो ये आपके पास आएगा -10। उसके बाद आप आगे जाएं और यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कितना है, माइनस प्लस I1 इंटू R1, और इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है, प्लस I2 इंटू R2 इज इक्वल टू 0। तो ये लेफ्ट लूप पे हमने KVL अप्लाई किया है, एंड वी नो दैट algebraic sum of all the voltages in a closed path is equal to 0। तो ये आपके पास क्लोज्ड लूप है, तो इसमें आपके पास ये 3 वोल्टेजेस हैं, एक वोल्टेज सोर्स है और 2 वोल्टेज ड्रॉप्स हैं। तो इन तीनों का सम 0 के इक्वल होगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -10 प्लस I1
इसमें R1 की वैल्यू पुट कर दें 470 प्लस I2 और R2 की वैल्यू हमारे पास है 220 इज इक्वल टू 0। इसमें मैं यूनिट मेंशन नहीं कर रहा क्योंकि इस सर्किट में जितने भी रजिस्टर्स हैं उन सब की यूनिट ओम है, तो वो एट द एंड हम उसके लिहाज से उसकी करंट की यूनिट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा और स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं लेके आऊँ तो आपके पास ये बन जाएगा 470 I1 प्लस 220 I2 इज इक्वल टू 10। तो ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई है लेफ़्ट साइड के लिए, लेफ़्ट लूप के लिए। अब हम राइट लूप की बात करते हैं। अब राइट लूप में हम KVL अप्लाई करते हैं, तो इसमें भी डायरेक्शन में क्लॉकवाइज लेता हूँ। तो सपोज इसको मैं स्टार्ट करता हूँ इस साइड से, तो क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो अब करंट बैटरी में एंटर हो रहा है पॉजिटिव साइड से। तो हमने पहले जैसे बात की थी कि हम एंटरिंग करंट का साइन लेंगे। करंट जिस साइड पे एंटर हो रहा है, जिस कंपोनेंट में जिस साइड से एंटर हो रहा है, उस साइड पे जो साइन होगा वो हमारे इक्वेशन का साइन बनेगा। तो ये क्योंकि पॉजिटिव साइड से एंटर हो रहा है, हम ऐसे क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्लस VS2। उसके बाद आप इस रजिस्टर में देखें तो आपके पास R2 में करंट नेगेटिव साइड से एंटर हो रहा है, तो आपके पास आ जाएगा माइनस I2 R2। और उसके बाद आप इस रजिस्टर में आ जाएं तो आप देखेंगे कि आपके पास करंट अगेन नेगेटिव साइड से एंटर हो रहा है, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस I3 R3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें VS2 की वैल्यू हम पुट करते हैं 5 वोल्ट्स माइनस I2 R2 की वैल्यू हमारे पास है 220 ओम्स माइनस I3 और इसमें हम R3 की वैल्यू पुट करते हैं विच इज़ 820 इज़ इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को मैं अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ, तो हमारे पास ये आ जाएगा 220 I2 प्लस 820 I3 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन 2। और इक्वेशन 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 470 I1 प्लस 220 I2 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई हैं लेफ्ट लूप के लिए और राइट लूप के लिए। अगर नोड ए पे, इस नोड पे अगर मैं KCL अप्लाई करूं तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एट नोड ए I1 माइनस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन 3। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 we can find the value of I1 which is equal to I2 minus I3 अब हमारे पास जो इक्वेशन 1 आई थी उसमें हम I1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 470 I2 माइनस I3 प्लस 220 I2 इज इक्वल टू 10।
इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो ये आपके पास आ जाएगा 470 I2 माइनस 470 I3 प्लस 220 I2 इज इक्वल टू 10। और इसमें I2 आप कॉमन ले लें तो आपके पास 470 प्लस 220 आ जाएगा माइनस 470 I3 इज इक्वल टू 10। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 690 I2 माइनस 470 I3 इज इक्वल टू 10। अब जो हमारे पास इक्वेशन 2 थी, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी कैन राइट 220 I2 is equal to 5 minus 820 I3। तो यहाँ से हम I2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो I2 is equal to 5 minus 820 I3 divided by 220। तो यहाँ पे आपके पास I1 की वैल्यू आ गई और यहाँ पे आपके पास I2 की वैल्यू आ गई है। अब ये जो I2 की हमारे पास वैल्यू है ये 5 माइनस 820 I3 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 220, इसको हम पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसको पुट करता हूँ, तो आपके पास बन जाएगा 690 इंटू 5 माइनस 820 I3 डिवाइडेड बाय 220 माइनस 470 I3 इज इक्वल टू 10। तो उसके बाद इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो आपके पास ये आ जाएगा 3450 माइनस 565800 I3 डिवाइडेड बाय 220 माइनस 470 I3 इज इक्वल टू 10। इसको फर्दर सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 15.68 माइनस 2571.8 I3 माइनस 470 I3 इज इक्वल टू 10। तो इसमें अब I3 सिर्फ आपके पास I3 है, तो इन दोनों नंबर्स को हम अब सिंपली ऐड कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा I3 माइनस 3041.8 इज इक्वल टू माइनस 5.68। तो अब हम यहाँ से I3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 5.68 डिवाइडेड बाय माइनस 3041.8। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास I3 की वैल्यू आ जाएगी 1.87 मिली एम्पियर्स के इक्वल। अब ये जो हमारे पास I3 की वैल्यू आई है, इसको हम पुट कर देते हैं जो हमारे पास प्रीवियस स्लाइड में क्वेश्चन आई थी, विच वाज 220 I2 प्लस 820 इंटू उसमें I3 की जगह हम पुट कर देते हैं 0.00187। इसको मैंने एम्पियर्स में कन्वर्ट कर लिया है, इज इक्वल टू 5। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास I2 की वैल्यू आ जाएगी 15.8 मिली एम्पियर्स।
अब आपके पास I3 की वैल्यू भी आ गई है और I2 की वैल्यू भी आ गई है। तो अब हम I1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो I1 इज इक्वल टू, हमने जो नोड ए पे इक्वेशन लिखी थी वो आपके पास आई थी I1 इज इक्वल टू I2 माइनस I3। नोड ए पे आपके पास इक्वेशन की कुछ ये फॉर्म बन रही थी, तो अब आप इसमें I2 की वैल्यू पुट करें 15.8 मिली एम्पेयर माइनस I3 की वैल्यू पुट करें 1.87 मिली एम्पेयर। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास I1 की वैल्यू आ जाएगी 13.9 मिली एम्पेयर्स के इक्वल। तो इस तरह आपके पास ये तीनों करंट्स की वैल्यूज आ जाएंगी। तो इस क्वेश्चन में हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया है और इसको हम डिटर्मिनेंट के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम डिटर्मिनेंट वाला मेथड भी यूज़ करेंगे। लूप करंट मेथड, लूप करंट मेथड को अप्लाई करने के कुछ स्टेप्स हैं। तो आइए पहले इन स्टेप्स को स्टडी करते हैं और इसके बाद हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टेप 1, ऑल द डायरेक्शन ऑफ एन असाइंड लूप करंट इज आर्बिट्ररी, वी विल assign a current in the clockwise direction around each non-redundant closed loop for consistency। तो जैसे इसमें बताया गया है कि जो हम लूप करंट की डायरेक्शन असाइन करेंगे वो क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, लेकिन हम अपने क्वेश्चंस में हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन यूज़ करेंगे। दिस मे नॉट बी द एक्चुअल करंट डायरेक्शन बट इट डज नॉट मैटर। द नंबर ऑफ लूप करंट assignment must be sufficient to include current through all components in the circuit। Step 2, indicate the voltage drop polarities in each loop based on the assigned current direction। अब जो current direction हम assign करेंगे उन direction के लिहाज से हमने polarities भी assign करनी है resistors को। Step 3, apply Kirchhoff's voltage law around each closed loop। When more than one loop current passes through a component, include its voltage drop। This result in one equation for each loop। Step 4, using substitution or determinants, solve the resulting equation for the loop currents। तो अब इन steps को हम अप्लाई करके देखते हैं सर्किट के ऊपर कि आपके पास इक्वेशंस कैसे बनती हैं। ये आपके पास एक फिगर है, इस फिगर में हमने ऑलरेडी जो लूप करंट की डायरेक्शन असाइन की हुई है वो क्लॉकवाइज है। दोनों लूप्स में टोटल आपके पास 2 लूप्स हैं और दोनों लूप्स में लूप करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। उसके बाद आप देखें कि कंपोनेंट में जिस साइड से करंट एंटर होगा उसको आपने पॉजिटिव कहना है और जिस साइड से करंट लीव करेगा उस साइड को आपने नेगेटिव कहना है। तो R1 के लिए आपके पास पोलैरिटीज़ प्लस माइनस आएंगी, R2 के लिए आपके पास पोलैरिटी प्लस माइनस आएगी क्योंकि करंट इस साइड से एंटर हो रहा है और इस साइड से लीव कर रहा है। इस तरह अगर आप अब लूप 2 को देखें तो इसमें आपके पास रेजिस्टर R3 की पोलैरिटी प्लस माइनस आ रही है क्योंकि करंट इस साइड से एंटर हो रहा है। तो जिस साइड से करंट कंपोनेंट में एंटर होगा आपने उस साइड को प्लस कह देना और जिस साइड से करंट लीव करेगा आपने उस साइड को माइनस कह देना है। तो सबसे पहला काम जो करना है वो लूप करंट असाइन करना है, उसके बाद फिर आपने पोलैरिटीज़ असाइन करनी है और उसके बाद फिर आपने इक्वेशंस लिखनी है। तो इन दोनों लूप्स में हम बारी बारी KVL अप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या इक्वेशन बनती है। तो इक्वेशन लिखने के लिए दोबारा हम वही चीज़ करेंगे जो हमने ब्रांच करंट मेथड में किया था। इक्वेशन में जो साइन होती हैं पॉजिटिव या नेगेटिव वो डिपेंड करती हैं एंटरिंग पॉइंट ऑफ करंट कि करंट किसी कंपोनेंट में किस साइड से एंटर हो रहा है।
तो इस केस में अगर आप बैटरी में देखें तो आपके पास नेगेटिव साइड से करंट एंटर हो रहा है, इस रजिस्टर में पॉजिटिव साइड से करंट एंटर हो रहा है और इस रजिस्टर में पॉजिटिव साइड से करंट एंटर हो रहा है। तो इसके लिए जब मैं इक्वेशन लिखूंगा तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह आएगी, फॉर लूप ए माइनस Vs1 प्लस, अब क्योंकि करंट IA है तो IA इंटू R1 हो जाएगा, प्लस अब इस रजिस्टर में करंट IA भी पास कर रहा है और IB भी पास कर रहा है। लूप A में अगर आप देखें तो इस रजिस्टर में करंट IA पास कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर लूप B में देखें तो इस रजिस्टर से करंट पास कर रहा है IB अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जब हम लूप A के लिहाज से इक्वेशन लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा IA करंट में से आपने डाउनवर्ड करंट में से अपवर्ड करंट को माइनस कर देना है, तो IA माइनस IB। अब ये इस रजिस्टर के थ्रू टोटल करंट आ गया है और इसको आप मल्टीप्लाई कर दें R2 के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये बन जाएगा IA इंटू R1 प्लस IA इंटू R2 माइनस IB इंटू R2 इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें आप इन दोनों को कंबाइन कर लें तो आपके पास बन जाएगा माइनस Vs1 प्लस IA और यहाँ आपके पास R1 प्लस R2 आ जाएगा माइनस IB इंटू R2 इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन आपके पास ये बन गई। नाउ फॉर लूप B, अब लूप B पे हम KVL अप्लाई करते हैं तो हम बैटरी से स्टार्ट करते हैं। तो अब देखेंगे आप इस साइड से करंट एंटर हो रहा है, बैटरी के पॉजिटिव साइड से यहाँ से करंट एंटर हुआ, यहाँ से लीव किया, फिर रजिस्टर में यहाँ से एंटर हुआ, यहाँ से लीव किया, फिर इस रजिस्टर में यहाँ से एंटर हुआ और यहाँ से लीव किया। तो अब इस केस में ये पॉजिटिव साइड से एंटर हो रहा है तो आपके पास आ जाएगा प्लस Vs2 प्लस IB माइनस IA इंटू R2 प्लस IB इंटू R3 इज इक्वल टू 0। आप जब लूप B के लिहाज से इक्वेशन लिखेंगे तो आपने इस करंट में से इस करंट को माइनस करना है, और जब लूप A के लिहाज से इक्वेशन लिखेंगे तो आपने लूप A के करंट में से लूप B के करंट को माइनस करना है। इट मीन्स कि जिस लूप के लिहाज से आपने इक्वेशन लिखनी है, तो अगर लूप्स में रजिस्टर शेयर हो रहा हो तो आपने फिर जिस लूप के लिहाज से इक्वेशन लिखनी है उस लूप में से दूसरे लूप के करंट को माइनस करना है जहाँ पे रजिस्टर शेयर हो रहा होगा। तो इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये आ जाएगा प्लस Vs2 प्लस IB में कॉमन ले लेता हूँ तो आपके पास आ जाएगा R2 प्लस R3 एंड माइनस IA इंटू R2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गई है। तो अब आप इन दो इक्वेशंस को सॉल्व जब करेंगे, क्योंकि इसमें आपके पास वेरिएबल दो ही हैं, एक IA है और एक IB है, तो आपके पास ये 2x2 का मैट्रिक्स बनेगा और आपने फिर 2x2 का डिटर्मिनेंट लेना है, विच इज़ क्वाइट सिंपलर एज कंपेयर टू 3x3 डिटर्मिनेंट। और इसके बाद आपके पास IA करंट आ जाएगा और IB करंट आ जाएगा। मीन्स कि आपके पास R1 में से जो करंट पास करा है वो IA है, वो आपको मिल जाएगा। R3 में से जो करंट पास करा है दैट इज़ IB, वो आपको मिल जाएगा। और R2 में से जो करंट पास करा है दैट इज़
एक्चुअली I2 इज इक्वल टू IA माइनस IB। तो इस तरह आपके पास ये तीनों ब्रांच करंट्स आ जाएंगे। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रिलेटेड टू लूप करंट मेथड। यूजिंग द लूप करंट मेथड फाइंड द ब्रांच करंट्स इन द फॉलोइंग फिगर। अब इस फिगर पे हमने लूप करंट मेथड अप्लाई करना है। तो इसमें करंट की डायरेक्शन ऑलरेडी क्लॉकवाइज गिवन है हमें। अब हम इस करंट की डायरेक्शन के लिहाज से पोलैरिटीज असाइन करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगी प्लस माइनस, और इस रजिस्टर में आपके पास आ जाएगी प्लस माइनस, और यहाँ पे आपके पास आएगी प्लस और माइनस। क्योंकि जिस साइड से करंट एंटर होगा किसी भी कंपोनेंट में उस साइड पे पॉजिटिव पोलैरिटी आएगी, और जिस साइड से वो करंट लीव करेगा उस साइड पे नेगेटिव आएगी। तो ये मैंने करंट की डायरेक्शन के लिहाज से ये रेजिस्टर्स की पोलैरिटीज असाइन कर देंगे। अब इसके बाद हम, अगर इसको मैं लूप A कहता हूँ और इसको मैं लूप B कहता हूँ, तो अब सबसे पहले हम लूप A के लिए क्वेश्चन लिखते हैं। सो फॉर लूप A हमारे पास आ जाएगा -10 प्लस IA इंटू R1 प्लस IA माइनस IB इंटू R2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं रेजिस्टर्स की। तो R1 की वैल्यू हमें गिवन है 470 और R2 की वैल्यू हमें गिवन है 220। तो इस इक्वेशन को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास ये कुछ ये फॉर्म बनती जाएगी। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 690 IA माइनस 220 IB इज इक्वल टू 10। तो ये आपके पास आ गई क्वेश्चन 1। अब हम बात करते हैं लूप B की। तो लूप B में जब हम KVL अप्लाई करेंगे तो आपके पास, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इस वोल्टेज सोर्स में करंट एंटर हो रहा है पॉजिटिव साइड से, तो आपके पास आ जाएगा VS2 प्लस IB माइनस IA इंटू R2 प्लस IB इंटू R3 इज इक्वल टू 0। इसमें आप वैल्यूज पुट करें। VS2 की वैल्यू में गिवन है 5 वोल्ट, 5 पुट कर दिया, प्लस IB माइनस IA, R2 की वैल्यू गिवन है हमें 220 प्लस IB, और R3 की वैल्यू गिवन है 820 इज इक्वल टू 0। और जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे सिंप्लीफाई करने के बाद, तो आपके पास जो क्वेश्चन बनेगी वो कुछ इस तरह होगी। -220 IA प्लस 1040 IB इज इक्वल टू -5। तो ये आपके पास आ गई क्वेश्चन 2।
अब हम डिटर्मिनेंट मेथड को यूज़ करते हुए आई ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हम आई ए लिख सकते हैं डायरेक्टली 10 माइनस 220 माइनस 5 1040। ये आपके पास जो दो इक्वेशंस आई हैं आप वहाँ से लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 690 माइनस 220 माइनस 220 एंड 1040। तो आपके पास एक्चुअल डिटर्मिनेंट ये था। अब हम आई ए की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हमने फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दिया है इज़ इक्वल टू के राइट साइड पे आपके पास जो कांस्टेंट थे 10 माइनस 5। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास ये आ जाएगा 10 इंटू 1040 माइनस 5 इंटू माइनस 220 डिवाइडेड बाय 690 इंटू 1040 माइनस 220 इंटू माइनस 220। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे नंबर आ जाएगा 102900 डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास आ जाएगा 669200। और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास करंट की वैल्यू आ जाएगी 13.9 मिली एम्पियर्स। इसी तरह हम आई बी की बात करते हैं। सो आई बी इज इक्वल टू 690 माइनस 220 और अब आपने सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर देना है 10 और माइनस 5 के साथ डिवाइडेड बाय जो डिटर्मिनेंट हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं नीचे वाला, इट इज़ इक्वल टू 669200। तो इसको डायरेक्टली हम यहाँ पुट कर देते हैं और इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं 690 इंटू माइनस 5 माइनस 10 इंटू माइनस 220 डिवाइडेड बाय 669200। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आई बी करंट की वैल्यू आ जाएगी 1.87 मिली एम्पियर्स। So now we can write I1 is equal to IA जो कि 13.9 मिली एम्पियर्स के इक्वल है। I2 is equal to IA माइनस IB। तो IA की वैल्यू हमारे पास है 13.9 माइनस IB की वैल्यू हमारे पास माइनस 1.87। तो इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास I2 की वैल्यू आ जाएगी 15.8 मिली एम्पियर्स और I3 की वैल्यू हमारे पास है IB के इक्वल जो कि माइनस 1.87 मिली एम्पियर्स के इक्वल है। द नेगेटिव साइन indicate opposite direction of that originally assigned to IB। तो जब आपके पास करंट की वैल्यू नेगेटिव में आ जाए तो इट मीन्स कि आपने जो डायरेक्शन असाइन की है वो एक्चुअल डायरेक्शन नहीं है, एक्चुअल डायरेक्शन उसके ऑपोजिट है। और जिसमें आपके पास साइन पॉजिटिव आ जाए इट मीन्स कि वो डायरेक्शंस आपने सही असाइन की हैं। क्योंकि डायरेक्शंस हम खुद अज्यूम करते हैं तो वो हमारी अजम्पशन होती है कि करंट क्लॉकवाइज होगा। तो अगर वो डायरेक्शन सपोज गलत है तो वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि एक्चुअल डायरेक्शन वो नहीं है जो आपने साइन की है, तो वो नेगेटिव साइन आपको बता देता है।
तो इस तरह हमने I1, I2 और I3 की वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं बाय यूजिंग लूप करंट मेथड। एक और क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इस सर्किट पे भी हम लूप करंट मेथड अप्लाई करते हैं और हम फाइंड आउट करते हैं करंट इन ईच रेजिस्टर, जिसको हम ब्रांच करंट भी कहते हैं। तो अब इस सर्किट में आपके पास टोटल 3 लूप्स हैं। दिस इज लूप ए, दिस इज लूप बी एंड दिस इज लूप सी। तो लूप ए में जो करंट है उसको IA कह देते हैं, लूप बी में जो करंट है उसको IB कह देते हैं और लूप सी में जो करंट है उसको IC कह देते हैं। तो अब हम सबसे पहले लूप ए के लिए इक्वेशन लिखते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि आपके इक्वेशंस ठीक होने चाहिए। आपके इक्वेशंस जब ठीक होंगी तो डिटर्मिनेंट मेथड अप्लाई करके आप इजीली करंट की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो डिटर्मिनेंट का मेथड है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, वो अब आपको अच्छी तरीके से आ गया होगा, क्योंकि हम उसको 2-3 दफ़ा रिवाइज भी कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम लूप ए के लिए इक्वेशन लिखते हैं। तो लूप ए के लिए आपके पास इक्वेशन बनेगी -12। करंट की डायरेक्शन आप देखें क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे पोलैरिटी प्लस माइनस होगी और यहाँ पे भी प्लस माइनस होगी। तो अब करंट बैटरी में एंटर हो रहा है नेगेटिव साइड से, जबकि रजिस्टर R1 और रजिस्टर R2 में पॉजिटिव साइड से एंटर हो रहा है। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी -12 प्लस 330 IA माइनस IB प्लस 330 IA माइनस IC इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं कि R1 में से 2 करंट पास कर रहे हैं, एक IA पास कर रहा है लूप A में जो करंट है, और एक IB पास कर रहा है जो लूप B में करंट है। इसी तरह रजिस्टर R2 में भी एक IA करंट पास कर रहा है और एक IC करंट पास कर रहा है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे IA माइनस IB आ गया और यहाँ पे IA माइनस IC आ गया। इसी तरह मैं लूप B के लिए इक्वेशन लिखता हूँ। ये आपके पास लूप B है, तो इसमें आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो 330 IB माइनस IA प्लस 360 IB प्लस 1000 IB माइनस IC की इक्वल होगी, इज इक्वल टू 0। तो इसमें हमने इक्वेशन कैसे लिखी है कि आपके पास करंट की डायरेक्शन अब ये है लूप बी में क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे पोलैरिटी क्या होगी प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस। तो हमने इसको यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से हम जा रहे हैं इस तरफ, तो यहाँ पे करंट IB माइनस IA हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 330 के साथ। जब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे सिर्फ आपके पास एक करंट है IB, तो IB इंटू 360 हो जाएगा। और जब हम इस रजिस्टर के क्रॉस बात करेंगे तो इस तरफ जो करंट जा रहा है दैट इज़ IB और इस साइड पे जो करंट जा रहा है दैट इज़ IC। तो IB में से IC को माइनस करके 1 किलो ओम से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 किलो ओम को मैंने यहाँ पे ओम्स में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम लूप C के लिए क्वेश्चन लिखते हैं।
तो लूप सी में आप देखें कि आपके पास यहाँ पे पोलैरिटी आएगी प्लस माइनस, यहाँ पे आपके पास पोलैरिटी आ जाएगी प्लस माइनस, और यहाँ पे आपके पास पोलैरिटी आएगी प्लस माइनस। तो इसमें आपके पास इक्वेशन बनेगी 300 IC माइनस IA। हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से एंट्री पॉइंट पॉजिटिव है तो बाहर प्लस आ गया, और 300 इंटू IC में से IA को माइनस कर दिया, प्लस 1000 ohms एंड IC माइनस IB। अब इस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप मैंने लिख दिया जो कि ये आ गया, और प्लस IC इंटू R4 इज इक्वल टू 0। तो R4 की वैल्यू आपके पास 390 ohms गिवन है। अगर इन तीनों इक्वेशंस को हम रीअरेंज करें तो आपके पास इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी वो 630 IA माइनस 330 IB माइनस 300 IC इज इक्वल टू 12 वोल्ट। ये लूप ए के लिए है। इसी तरह लूप बी के लिए आपके पास जो इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी वो माइनस 330 IA प्लस 1690 IB माइनस 1000 IC इज इक्वल टू 0। और इसी तरह लूप सी के लिए आपके पास इक्वेशन की जो सिंप्लीफाइड एंड स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी वो माइनस 300 IA माइनस 1000 IB प्लस 1690 IC इज इक्वल टू 0 के आ जाएंगे। अब ये आपके पास इस सर्किट के लिए 3 इक्वेशंस बन गई हैं। अब इन 3 इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं बाय डिटर्मिनेंट मेथड। तो इसके लिए हम सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो आपके पास इसके लिए जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो 630 माइनस 330 माइनस 300, ये फर्स्ट कॉलम में आपके पास आ जाएंगे। ये सारे IA के कोएफिशिएंट्स हैं। अब यहाँ पे हम IB के कोएफिशिएंट्स लिख देते हैं माइनस 330 1690 एंड माइनस 1000। और इसी तरह हम यहाँ पे IC के कोएफिशिएंट लिख देते हैं थर्ड कॉलम में माइनस 300 माइनस 1000 एंड 1690। और अब इसके डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट 2 कॉलम्स को आप रीराइट कर दें यहाँ पे। और अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। आपके पास ये 3 डाउनवर्ड डायगोनल्स हैं और इस तरह ये 3 आपके पास अपवर्ड डायगोनल्स हैं। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 630 इंटू 1690 इंटू 1690
इस डायगोनल में जितने भी नंबर्स हैं इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस अब इस डायगोनल में जितने नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, -330 -1000 एंड अगेन -300, प्लस अब जो थर्ड डायगोनल है जिसमें -300 -330 और -1000 आ रहा है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा -300 इंटू -330 एंड इंटू -1000। माइनस अब जो आपके पास अपवर्ड डायगोनल्स हैं उनमें जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लें तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे -300। अगर हम फर्स्ट अपवर्ड डायगोनल की बात करें तो -300 इंटू 1690 इंटू -300, प्लस अब सेकंड डायगोनल की बात करें हम तो इसमें आपके पास -1000 इंटू -1000 इंटू 630, प्लस अगर हम थर्ड डायगोनल की बात करें तो इसमें आपके पास 1690 इंटू -330 इंटू -330, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट को हम क्लोज कर देते हैं। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो आपके पास यहाँ पे नंबर आ जाएगा 635202000। तो अब हमने कैरेक्टरिस्टिक डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया है, तो इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं IA के लिए। सो फार IA आपके पास अब जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा कि आपके पास जो इक्वेशन जो तीनों आपके पास लूप इक्वेशंस आई थी उनके राइट साइड पे आपके पास जो कांस्टेंट्स हैं IA के लिए कांस्टेंट को फर्स्ट कॉलम में पुट कर दें तो यहाँ बन जाएगा 1200 और बाकी आपके पास एज इट इज़ नंबर आ जाएंगे। एंड डिवाइडेड बाय ये जो आपके पास CD आया है कैरेक्टरिस्टिक डिटर्मिनेंट। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे बाय प्लेसिंग फर्स्ट 2 कॉलम्स ऑन द राइट साइड हियर तो आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्म आ जाएगी। इस फॉर्म को जब आप सिंप्लीफाई करते करते जाएंगे तो आपके पास उसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो इस केस में हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 रोज़ में 2 ज़ीरोज़ आ रहे हैं, एक ये ज़ीरो आ रहा है सेकंड रो में और एक ये ज़ीरो आ रहा है थर्ड रो में। तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 12 इंटू, जब हम इसको लेते हैं 12 को तो इस रो को हम छोड़ देते हैं और इस कॉलम को छोड़ देते हैं तो ये नंबर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये नंबर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 12 इंटू 690 इंटू 690 माइनस 12 इंटू -1000 इंटू -1000 डिवाइडेड बाय कैरेक्टरिस्टिक
डिटर्मिनेंट। अब जब हम 0 को लेंगे तो आपके पास नंबर टोटल 0 आ जाएगा, और जब हमने 0 को लेंगे तो फिर आपके पास टोटल नंबर 0 आ जाएगा। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास IA की वैल्यू आ जाएगी, जो मैं यहाँ लिख देता हूँ। IA इज इक्वल टू 35.1 मिली एम्पियर्स। इसी तरह हम IB की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो IB के लिए हम उस डिटर्मिनेंट को लिखते हैं जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन का था। तो उसमें फर्स्ट कॉलम आपके पास ये है, लेकिन सेकंड कॉलम को हम रिप्लेस कर देते हैं इज इक्वल टू के राइट साइड में जो कांस्टेंट थे उनके साथ। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 12 0 0। थर्ड आपके पास कॉलम सेम रहेगा, एंड डिवाइडेड बाय CD। नाउ दिस इज इक्वल टू, इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 12 इंटू -1000 इंटू -300 माइनस 330 इंटू 12 इंटू 1690 डिवाइडेड बाय CD। तो CD की वैल्यू जब आप इसमें पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास IB करंट की वैल्यू आ जाएगी 16.2 मिली एम्पियर्स। इसी तरह हम IC फाइंड आउट कर लेते हैं। IC के लिए आपके पास नो चेंज इन फर्स्ट कॉलम, नो चेंज in second column, and third column को हम रिप्लेस कर देते हैं कांस्टेंट्स के साथ 12 0 0 डिवाइडेड बाय CD। तो इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12 इंटू -330 इंटू -1000 माइनस 300 1690 इंटू 12 डिवाइडेड बाय CD। जिसमें जब आप CD की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास IC की वैल्यू आ जाएगी 15.8 मिली एम्पियर्स। सो रजिस्टर R1 में से करंट I1 पास कर रहा है, एंड इट इज़ इक्वल टू IA माइनस IB। तो ये आपके पास आ जाएगा 18.9 मिली एम्पियर्स के इक्वल। I2 करंट आपके पास आ जाएगा जो रजिस्टर R2 में से पास कर रहा है, IA माइनस IC। तो IA में से IC को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 19.3 मिली एम्पियर्स। इसी तरह I3 आपके पास IB की इक्वल है 16.2 मिली एम्पियर्स, और I4 जो है आपके पास IC की इक्वल है विच इज़ इक्वल टू 15.8 मिली एम्पियर्स। और फाइनली IL आपके पास इक्वल है करंट थ्रू लोड रजिस्टर IB माइनस IC के। सो जब आप IB में से IC को माइनस करेंगे तो आपके पास जो लोड करंट है वो 0.4 मिली एम्पियर्स के इक्वल आ जाएगा। अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसमें भी 3 लूप्स हैं और इसमें हमने लूप करंट मेथड अप्लाई करके करंट थ्रू ईच रजिस्टर फाइंड आउट करना है। तो
तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास ये लूप ए है, ये लूप आपके पास लूप बी है, एंड दिस लूप इज लूप सी। और इनमें जो करंट की डायरेक्शंस हैं तीनों लूप्स में वो क्लॉकवाइज हैं, तो हम यहाँ पोलैरिटीज असाइन कर देते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब हम लूप बी की बात करते हैं तो यहाँ आपके पास पोलैरिटीज आएंगी प्लस माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे आपके पास पोलैरिटीज आएंगी प्लस माइनस एंड प्लस माइनस। तो अब हम लूप ए के लिए सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं। सो फॉर लूप ए आपके पास इक्वेशन आएगी 22 IA माइनस IB प्लस 15 IA प्लस 7.5 IA माइनस IC। तो हमने एक्चुअली इसको स्टार्ट यहाँ से किया है इक्वेशन को लिखना, क्योंकि करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो इसमें करंट एंटर हो रहा है पॉजिटिव साइड से। तो R2 की वैल्यू 22 गिवन है, 22 इंटू IA माइनस IB करंट। फिर जब हम यहाँ पे आएंगे तो अगेन हम पॉजिटिव साइड से एंटर हो रहे हैं, तो प्लस 15 इंटू IA। जब हम यहाँ पे आएंगे तो प्लस 7.5, R3 की वैल्यू 7.5 किलो गिवन है। अब इस रजिस्टर में से एक करंट IA पास कर रहा है और दूसरा करंट IC पास कर रहा है, तो ये हो जाएगा IA माइनस IC। इसी तरह लूप बी के लिए इक्वेशन हम लिखते हैं। तो लूप बी के लिए हमारे पास इक्वेशन आएगी -12 प्लस 22 IB माइनस IA प्लस 8.2 IB माइनस IC इज इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन हमने कैसे लिखी है, अगर आप लूप बी को देखें तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इस पॉइंट से। करंट हमारे पास क्लॉकवाइज है, तो इस केस में सबसे पहले करंट बैटरी के नेगेटिव साइड में एंटर हो रहा है, तो हमने -12 लिख दिया है, प्लस अब यहाँ पे रजिस्टर में पॉजिटिव साइड से एंटर हो रहा है, तो प्लस 22 IB माइनस IA प्लस 8.2 IB माइनस IC, क्योंकि ये रजिस्टर दोनों लूप्स में प्रेजेंट है, मींस के दोनों लूप्स इसको शेयर कर रहे हैं, तो इसका टोटल करंट होगा विद रिस्पेक्ट टू लूप बी IB माइनस IC। तो ये आपके पास लूप बी के लिए इक्वेशन आ गई है। और अब हम लिखते हैं इक्वेशन फॉर लूप सी। तो लूप सी के लिए हमारे पास इक्वेशन आएगी 8.2 IC माइनस IB प्लस 7.5 IC माइनस IA प्लस 10 IC इज इक्वल टू 0। अब लूप सी में अगर आप देखें तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से। तो जब आप देखें कि यहाँ पे क्योंकि हमारी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो करंट पॉजिटिव साइड से एंटर हो रहा है, तो 8.2 और करंट IC माइनस IB प्लस यहाँ पे करंट पॉजिटिव साइड से एंटर हो रहा है 7.5 इंटू IC माइनस IA प्लस, और यहाँ पे आपके पास सिर्फ करंट IC है, तो IC इंटू 10, तो उसको मैंने यहाँ लिख दिया। अब इन तीनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं, तो इक्वेशन लूप ए में आपके पास जो इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी 44.5 IA माइनस 22 IB माइनस 7.5 IC इज इक्वल टू 0। इस तरह लूप बी के लिए आपके पास जो इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी वो -22
IA प्लस 30.2 IB माइनस 8.2 IC इज इक्वल टू 12। और लूप सी के लिए आपके पास इक्वेशन आ जाएगी माइनस 7.5 IA माइनस 8.2 IB प्लस 25.7 IC इज इक्वल टू 0। तो अब हम आपके पास ये दोबारा 3 इक्वेशंस आ गई हैं इस सर्किट के लिए। तो ये लूप ए के लिए है, ये लूप बी के लिए और ये लूप सी के लिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको इट इज़ रिकमेंडेड कि आप इसको डिटर्मिनेंट के मेथड से सॉल्व करें। तो अब कुछ क्वेश्चंस आपने खुद सॉल्व करने हैं, मैं आपको क्वेश्चंस बना के दे दूंगा और आपको जैसे कि मैं डिटर्मिनेंट के मेथड से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस सॉल्व करवा चुका हूं। तो अब फ्यूचर में कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो आपने खुद सॉल्व करने होंगे, मैं सिर्फ आपको इक्वेशंस बना के दे दूंगा। तो इसमें आपके पास जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास I1 की वैल्यू आ जाएगी 0.512 मिली एम्पेयर्स और I2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी IA माइनस IB। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास IA की वैल्यू आ जाएगी 0.512 मिली एम्पेयर और IB की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.887 मिली एम्पेयर्स। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास I2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.375 मिली एम्पेयर्स और इस तरह I3 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी IA माइनस IC। तो IA की वैल्यू आपके पास ये होगी माइनस IC की वैल्यू आपके पास आएगी 0.432। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास I3 की वैल्यू आ जाएगी 0.08 मिली एम्पेयर्स और इसी तरह I4 इज इक्वल टू IB माइनस IC। सो आपके पास IB की वैल्यू 0.887 मिली एम्पेयर होगी और इसमें से IC की वैल्यू 0.432 मिली एम्पेयर्स को आप माइनस करेंगे तो आपके पास I4 की वैल्यू आ जाएगी 0.455 मिली एम्पेयर्स और फाइनली आपके पास IL जो है वो IC के इक्वल होगा और वो आ जाएगा 0.432 मिली एम्पेयर्स के इक्वल। तो आज के लेक्चर में हमने ब्रांच करंट मेथड की बात की है और उसके बाद हमने लूप करंट मेथड को स्टडी किया है और इन दोनों मेथड से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नोड वोल्टेज मेथड की बात करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। सो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।